अच्छा साहब, एक बड़ी हुकूमत ने पेशकश कर दी एक मरतबा फिर। नेगेटिव बात इस पर यह की जा रही है कि चोर, डाकू, किराए के कातिल, स्मगलर, माफिया, ये लोग फ़ायदे उठा लेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ फ़ायदा उठाएंगे, नाजायज़ मुनाफाखोर फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इसके नतीजे में हुकूमत खुश है, बूस्ट मिलेगा, कारोबार होगा, सनती यूनिट बनेंगे, नौकरियाँ मिलेंगी। क्या कहते हैं? एहतसाब का क्या बनेगा? ये बताया उन्होंने जब उनका नारा जब आए थे हुकूमत में आए थे तो ये कहा था कि हम क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करेंगे, हम चोरों, डाकुओं को, माफिया को नहीं छोड़ेंगे, सही, उनसे पैसे निकलवाएंगे, उनको जेलों में डालेंगे, उनको रुलाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ आपका एहतसाब नाकाम हुआ है, दूसरी तरफ आपका FBI नाकाम हो गया, क्योंकि FBI ने कहा था कि 35 लाख के करीब हमारे पास ऐसे टैक्स पेयर हमने नए तलाश कर लिए हैं जिनके पास अब जो जाते हैं बाहर, कितना सफ़र करते हैं, कितनी दफ़ा साल में जाते करते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियाँ ली हुई हैं, वो सारी हमने निकलवा ली हैं। जब आपने सारा कुछ निकलवा लिया है तो चाहिए तो ये था कि फिर एमनेस्टी देने की ज़रूरत नहीं थी, फिर उनको पकड़ते, उनसे वो रिकवरी करते और सीधी सी बात हो जाती कि उनको उससे ज़्यादा पैसे मिल जाते। अब एक और बात आ जाए, जब से ये गवर्नमेंट आई है उस वक्त से लेके अब तक आटे, चीनी, पेट्रोल और बाकी चीज़ों पर आपको पता है GIT बनी हुई थी, उनकी रिपोर्ट्स आ गई थी सामने और उन रिपोर्ट्स के अंदर अरबों रुपए के घपले और उनके नाम भी मौजूद हैं जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में भी हैं और दाएं बाएं भी हुए हैं। अब ये एमनेस्टी मेरे नज़रिए के मुताबिक उनको फ़ायदा देने के लिए बनाई गई है, क्योंकि वो आने वाली जब अगर हुकूमत चेंज होती है तो कल कला उनके गले में फंदा आना था, उन्होंने पकड़े जाना था। तो अब वो चाह रहे हैं कि पहले पहले आप जो इसी साल दिसंबर तक क्लियर हो जाओ, भाई हमारा भी साल है तो आप पैसे दो, 5% दो और उसके बाद काला धन सफ़ेद कर लो। मकसद ये कहने का, ये सारी जितने रिलीफ दिए गए हैं, ये इससे पहले भी 2 एमनेस्टी आई हैं। सबसे पहले जो एमनेस्टी आई उसमें इन्होंने 65 अरब रुपया इकट्ठा किया। सही। और सबसे बड़ी बात है, जब नून लीग की एमनेस्टी आई तो सबसे ज़्यादा तनकीद इन लोगों ने की उमर हसन साहब का, शाहिद खाकन अब्बासी साहब, उमर हसन साहब का। मुझे आज भी वो बयान याद है, मुझे आज भी वो बयान याद है जिसे उन्होंने कहा था ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो 2 दिन का पैसे नहीं मिले इनको, 1 अरब डॉलर जो इन्होंने इकट्ठा किया, तो ये तो चोरों को इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, हम आएंगे हम तो इकट्ठा करेंगे। फिर वज़ीर आज़म साहब आए, उन्होंने कौम से एक TV से इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं 1 साल के अंदर 8,000 अरब जो टैक्स है वो वसूल करके दिखाऊंगा। नहीं हुआ, 3900 पे बंद हो गया वो साल। उसके बाद आया वो 42-4300 पे बंद हो गया। अब ये तीसरा साल उनका जो है वो तकरीबन वो टारगेट नहीं पूरा होगा। 100 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। ये पता नहीं क्यों बगले भी जाते फिर रहे हैं कि जी हमने 28% ज्यादा कर लिया। जो टारगेट रखा है, देखिए एक तरक्की पजीर मुल्क को क्या चाहिए कि उसकी इकोनॉमी जो है बूस्ट करे, उसके नए इंडस्ट्रियल यूनिट कायम बंद करें ना, ये और बीमार यूनिट्स जो हैं बहाल हों। अगर इसके नतीजे में ये सारा कुछ होता है तो क्या मुल्क कौम के लिए बेहतर नहीं होगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसके रिलीफ और भी देने के तरीके ना। मैं ये कहता हूँ कि आपका एहतसाब का नारा किधर गया? आपने चोरों को पकड़ना था, लुटेरों को पकड़ना था, आप उनको तोहफा देने जा रहे हैं। आपने बड़ी अहम बात, 2 दफा पहले आपने तोहफा दिया, फिर आपका FBI जो नलायक है वो पैसे वो टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकता। वो जब बात करते हैं, जब वो ऐसे लहराते हैं आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कागजात हमने इतने बड़े अहम नुकात हैं, बड़े अहम नुकात हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब साहब। मैं नईम मीर साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। नईम मीर साहब, हमेशा से आप मुतालबा करते रहे कि सहूलत दे हुकूमत, जो है रियायत दे, सरमायाकारी करवाए, वेलकम करते हैं आप इसको? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये काला धन, नीला धन, पीला धन या जो भी होता है जी, आपको पता है मैंने तो कभी इस बात को माना ही नहीं। अच्छा। जब भी कभी मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ तो मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं और जो हमारी माशी ज़रूरियात हैं ये तभी पूरी होंगी कि हमें एक दफ़ा सबको माफ़ कर देना चाहिए। अच्छा। जनरल एमनेस्टी देनी चाहिए। ये जो एमनेस्टी के साथ ये छोटी छोटी चीज़ें लग जाती हैं ना, करप्शन का पैसा, चोरी का पैसा, बैंक ना दहिंदा, फलाना ना दहिंदा, तो टिंगड़ा ना दिंदा, ये फजूल बातें हैं। और ये साथ जो इन्वेस्टमेंट की शर्त है, ये सब कुछ फजूल बातें हैं, सब माफ कर ये सब एक दफ़ा ना हमें करना पड़ेगा सबको माफ़। देखें, क्योंकि देखें करप्शन है, बिल्कुल है। अच्छा। चोरी है सही, इसको मानना पड़ेगा ना। इस सोसाइटी के अंदर जो है, अगर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी के जो डिमेरिट्स हैं, जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अच्छा, इनको पहले तस्लीम करना पड़ेगा कि हम ऐसे हैं। अच्छा, ये होता है। अच्छा। ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, पैसा बनाती है जी, बनाती है, किकबैक्स ली जाती हैं जी, ली जाती हैं सही जी, सौदों के अंदर हेराफेरी होती है, ताजा टैक्स बचाते हैं जी, बचाते हैं। सही, इंडस्ट्री पूरा टैक्स देती है जी, नहीं देती है।
सारा निजाम ऐसे मान ही लें है। इसको, मान लें। इसको मान लें पहले। मान ले लिया जब एमएसटी दे दी तो मान नहीं लिया। नहीं, वो दुम छले लगाते हैं, 16 बार माना ना, दुम छले लगा के आप 16 बार माना। इसको पहले तो कहीं सियासतदान नहीं ले सकता, पार्लियामेंटेरियन नहीं ले सकता, फलाना नहीं कर सकता, ढींगना नहीं कर सकता, ऑफिसर नहीं ले सकता, गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं ले सकता। क्यों भाई? ये सारे चोरों का मुल्क है, ये चोरों की सोसाइटी, हम करप्ट सोसाइटी है यार, हमें मानना चाहिए ना। तो अब इस करप्ट सोसाइटी को एक दफा तो आप तौहीन कर रहे हैं इसको। नहीं, मैं भी शामिल हूं इसमें यार। नहीं, अभी आप वक्फे में तो कह रहे थे हम सारे आपको दूध पानी के बगैर मिलता है। कोई यहां से चीज आपको ठीक नहीं मिलती ना। आप सच बोलते नहीं है, सच का सामना नहीं करते हैं, फिर कैसे मसला हल होगा यार? सच क्या है? यहाँ पर मान लिया जाए कि किराए के कातिल है, उन्होंने जो कमाया हुआ है उनकी कमाई को तहफ्फुज दे दिया जाए, तकद्दुस दे दिया जाए। यहाँ पर जिन्होंने डाके मारे हुए हैं उनको तस्लीम कर लिया जाए, उनको मान लिया जाए। क्या सच क्या माने नहीं मीर साहब? सर सच ये माने आप देखें, ये हुकूमत जब आई थी सबसे ज्यादा इस हुकूमत ने और इस पार्टी ने इस बात की एडवोकेसी की थी, काला धन, नीला धन, पीला धन बताया था, और बताया था कि हम यूं करेंगे। ये तबाही और बर्बादी करके रख दी इन 3.5 सालों में। इस बयानिए ने तबाही और बर्बादी करके रख दी। और हम, आपको याद है कि हम बबांगे दोहल कहते रहे कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, मईशत ने आगे बढ़ना है, तो हमें अपने काले धन को और अपनी पैरेलल इकॉनमी को आपको कैपिटलाइज करना होगा। इसको ऑनरशिप देनी होगी, आपको जायज करना होगा, इसको ऑनरशिप देनी होगी, इसको लेजिटिमेट करना होगा भाई। अगर आप इसको लेजिटिमेसी नहीं देंगे और आप जो जदीद दुनिया है, जो डेवलप वर्ल्ड है, अगर आप उन कायदों और ज़ाब्तों को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आज तक डॉक्यूमेंटेशन तो हो नहीं सकी। नहीं मेरे हम ठप्पा लगा दे यार, हम चोरों का मुल्क है या तो है ना, ठप्पा क्या लगाना? ठप्पा लगे हुए हैं सरकारी तौर पे यार। देखिए कुछ चीजें किताबी होती जो है वो जाके बैरूनी दुनिया में कहता है कि बेईमान है सारे, चोर हैं सारे, करप्ट हैं सारे मेरे मुल्क में। वो तो खुद ही इस बात की आगे तरवीज करता रहा है। तो भाई हम क्यों ना कहें, मान लें। अब इससे आगे चलें, अब आगे से तौबा ताइब, देखें, तौबा करवाएं लोगों से एक दफा तो, और फिर उसके बाद जो कवानीन बने वो इतने सख्त हों कि फिर किसी को छोड़े ना। मैं तो इस बात का हामी हूं। डॉक्टर साहब, मैं आप की तरफ जाना चाह रहा हूँ, रहनुमाई चाह रहा हूँ। हुकूमत ने एक बड़ा स्टेप ले लिया, एक मरतबा फिर बेहतरी आएगी? सर बात यह है कि हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं जी, वो बहुत कमज़ोर हैं। अच्छा, ना आपका मज़दूर इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकता है, ना आपकी ज़मीन इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकती है, ना ही आपके पास फाइनेंशियल या टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उस लेवल पे। सेकंड हैंड मशीनों से बेहतरी नहीं आया करती। मैं एक बात याद करा दूं कि ये तो मेहताब साहब ने कह दिया कि तीसरी है एमएसटी स्कीम इस गवर्नमेंट की। इन्होंने पहली दी थी तो वो 14वीं थी, 15वीं 16वीं, ये मजबूरी तौर पर 16वीं है। 16वीं है या 15वीं है या 16वीं है, सही। और काला धन नहीं आया सिवाय अपने दोस्तों के जिन्होंने मिनिस्टर बनना था या इलेक्शन लड़ना था या उन्होंने करना था। बहुत ज़्यादा पैसे आज तक नहीं आए। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में शायद लगे हों। सही। बात यह है कि जब तक आप एक मरात जब देते हैं और साथ एक पिस्तौल भी रख देते हैं, सही, कि अगर तुमने मरात नहीं ली तो फिर ये है, जिसको हम कैरेट एंड स्टिक कहते हैं। सही। नहीं, जब लोगों को पता है चोरों को कि अगली 2 साल बाद एमएसटी स्कीम फिर आ जाएगी, सोने में रखा जा सकता है धन, डॉलर में इतना तरद्दुद जो करना है कि पानी भी लेना है, बिजली भी लेनी है, गैस भी लेनी है, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, और 6 यूनिट्स को हमने करना है। इससे बेहतर नहीं है कि डॉलर खरीद लिया जाए, दिनों में 10-10 रुपए वो बढ़ता है। इससे बेहतर नहीं है कि आपका स्टॉक मार्केट जो पोर्टफोलियो ऊपर चला जाता है फिर नीचे आ जाता है। इससे बेहतर नहीं है कि सोने रख लिया जाए काले धन में, और इससे बेहतर नहीं है कि जमीन जो खरीद ली प्लॉट ले लिया जाए। तो इतनी तरद्दद क्यों की और उसमें आपका बढ़ेगा भी, यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब आप प्लॉट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थोड़ी सी और है, लैंड माफिया की बात करें आप, वहाँ विंडफॉल गेन्स हैं, वो बिकती हैं, फाइलें बिकती हैं। आप और मैं तो नुकसान में ही रहते हैं।
आप ये कह रहे हैं कि जिनके पास काला धन है, अगर वो 5% इधर देकर कोई यूनिट लगाने की तरफ आते हैं तो उनके लिए नुकसान का होता है, ये फायदे का नहीं है। नहीं है सर, उनको वो बन जाएंगे इस मुल्क से, बड़ा आसान है। ये सब ने तो ऑफशोर कंपनियां रखी हुई हैं, पिछली गवर्नमेंट्स में भी, इस गवर्नमेंट में भी 2-3 मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर समेत, लीगल होंगी। तो बड़ा आसान है कि उनके थ्रू आप कहीं और पैसा ले जाएं। ज़रूर यहाँ डरते रहना कि अगली हुकूमत में कोई नया इमरान खान आ गया तो उसने जब तड़ी लगा दी तो फिर हम क्या करेंगे। काला धन था ना जी, काला धन था, सही है, सही है। FATF को क्या मुंह दिखाएंगे आप। सो ठीक है, थोड़ा सा लग जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ीरो हो जाएगा, बट जिस लेवल पे आप ये दे रहे हैं, पहले फंडामेंटल्स दुरुस्त करें। वो जो SMEs हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ें, वो जो आपकी लेबर है उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले के जाएं, सही, तो फिर तो आता है। सही। आप कारोबार को मुश्किल कर देंगे तो कारोबार कौन करेगा यहाँ पर? सर बात बड़ी सीधी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, धन का मुल्क नहीं होता, धन का कोई मुल्क नहीं, वहाँ मुनाफा होता है। सही। तो अगर चीन में मुनाफा मिल रहा है 10%, इंडिया में 7% और आप 5% दे रहे हैं, हाँ, ये सारा खर्चा, तो धन ने उधर जाना है जहाँ ज़्यादा होगा। जैसे दुबई अगर, किया था। अगर चीन ना दे या दुबई है, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो जो है, आपका डॉलर जो है, आपका सोना जो है, अगर वो चीज़ों को और बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी खज्जल ख्वारी के, बगैर सरकारी दफ्तरों के जाके वो चक्कर बिजली गैस लगाने के के, कनेक्शन लगाने के, और इसके बाद इनकम टैक्स वाले वैसे आके बैठ जाएंगे आपके पास, और बाकी तो क्या ज़रूरत पड़ी। आपका बड़ा अहम नुक्ता है।